ओके अस्सलाम वालेकुम। तो आज डिस्कस करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की फार्माकोलॉजी। तो अब इसको डिस्कस करने से पहले आपने वीडियो नंबर 1 देखी है तो थोड़ा सा स्किप कर लिया, नहीं देखी तो फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दोबारा दे दूंगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट होता है ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है स्टिमुलेटिंग फैक्टर दैट इज़ अ कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एक्ट किधर करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। क्यों? ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो जाके डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा और इट विल रीच द एड्रीनल ग्लैंड। उसमें किधर एक्ट करेगा? कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, कॉर्टेक्स पे एक्ट कर दिया तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ 5 हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर ली हैं, एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो अभी डिस्कस करेंगे, और 3 हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन। ये सारे हम गोनेडल हार्मोन से वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे नहीं, वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। सिमिलर फार्माकोलॉजी है तो एक ही बार हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो अब डिस्कस कर रहे हैं क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड देखिए एक तरीके से इधर से प्रोड्यूस हो रहा है। अब फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी में ये रिलीजिंग हार्मोन नहीं है या इसकी डेफिशिएंसी है, फिर भी हमारी बॉडी जो है ना, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा एल्डोस्टेरोन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी फिर भी ये 50% प्रोड्यूस करेगी। कैसे? वो ऐसे कि एक पाथवे तो इसका ये है प्रोडक्शन वाला, और दूसरा पाथवे जो है ना इसका बाय किडनी है, बाय रेनिन मैकेनिज़्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म। वो इस तरह कि हमारी किडनी क्या प्रोड्यूस कर, हमारी किडनी में होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो क्या करता है? वो रिलीज़ करता है एंजियोटेंसिन एंजाइम, बल्कि एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ करता है। मैं बस इस तरह एज ही लिख लेता हूँ। एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ करता है, वो एक्टिवेट होता है एंजियोटेंसिन 1 पे, फिर वो एक्टिवेट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 जाके करेगा, एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और वो प्रोड्यूस करेगा एल्डोस्टेरोन। तो ये बाय 2 मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में फिर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर? तो हम जब एंटागोनिस्ट की बात करेंगे ना, हम एंटागोनिज्म जो है ना यहाँ पे एक्ट करेंगे। ये हम पहले मैं एल्डोस्टेरोन के एगोनिस्ट बताऊंगा, फिर एंटागोनिस्ट बताऊंगा। तो एंटागोनिस्ट में हम इस वाली जगह पे एक्ट करेंगे, या और भी डिफरेंट पाथवेज हो मैं फिर डिटेल बताता हूँ जब हम एंटागोनिस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट बात कर रहे हैं एगोनिस्ट की, जो कि 2 हैं। एक है नेचुरल, जो कि ये हो गया नेचुरल। ठीक, उसके अलावा एक सिंथेटिक है, दैट इज़ डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक, और दूसरा है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। अब ये क्या है? दिस इज़ गिवन ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव है इसकी, एंड दिस इज़ गिवन बाय आईवी। फार्माकोलॉजी इसकी बिल्कुल सिमिलर ही है। अब फार्माकोलॉजी मैंने अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया नहीं है, सिर्फ मैंने प्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, फार्माकोलॉजी अब एक साथ ही बता देता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स सिमिलर है। यहाँ से करता हूँ मैं क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं डिटेल में ज़रा बताता हूँ उसकी डायग्रामेटिकली, वो ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, तो वो एक्ट किधर करते हैं? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं एंड कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करते हैं। ये क्या है मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये पार्ट क्या है? दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, ये है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ एनले, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, बेसिक रीनल ट्यूब्यूल तो आपको पता होगा। अब डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? ये सब कुछ है। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? ये फुल है। अब यहाँ पे किधर? यहाँ पे भी डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जो है ना ये सब कुछ सारी ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होगा। अब इसको मैं जो है ना एलेबोरेट करके एग्जाम डायग्राम ज़रा बड़ी बना देता हूँ। 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे इस तरह। ब्लैक की जगह कोई और कलर कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेते चले। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या है? ये जो ये चले मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंशिएशन जो है ना थोड़ी आसान हो जाए। ठीक, तब ये 3 लेयर्स हो गई। ये क्या है? ये हमारा लूमेन है जो किडनी से फिल्ट्रेट जो है ना यहाँ से इस तरह आएगा। क्लियर? ये पोर्शन क्या है? ये एपिथेलियम है जो इस रीनल फुल जो
ट्यूब्यूल का अपना एपिथेलियम है, और ये कंसिडर कर ले बस ब्लड कंसिडर कर ले कि यहाँ से बस डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर असल में स्पेस होती है, वहाँ से फिर ब्लड भी डिफ्यूज़ होता है, लेकिन आसानी के लिए बस ब्लड ही कर दें। ओके, तो ल्यूमेन में जो Na होगा, इसका मेन काम क्या है, इसको अब्जॉर्ब करना। इसको अब्जॉर्ब कैसे करेगा, ऑफ कोर्स बाय सोडियम पोटेशियम चैनल्स के थ्रू करेगा। तो इसको ब्लैक ही कर लेता हूँ ज़रा, वो ज़रा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, चैनल्स होंगे Na के पंप, जो इस Na को इस एपिथेलियम में ले आएंगे और इसके अपोजिट में पोटेशियम को बाहर फेंक देंगे, जो पोटेशियम अब एक्सक्रीट आउट हो सकता है। क्लियर। अब Na यहाँ पे आ गया है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन एक काम करेगा, वो ये वाले Na के पंप जो इधर है ना, इधर Na के पंप वो बना देगा। जो इधर Na के पंप बनाएगा तो उसकी वजह से ये Na ब्लड में आ जाएगा। समझ आ रही है, ये याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स में अब हम बात कर सकते हैं इसमें। तो ये Na इधर आ गया, इसके ऑपोजिट में ब्लड में जो पोटेशियम था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो उसके थ्रू बाहर चला गया। ये हो गया डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिस्टल कनेक्टिंग डक्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलर्स में डिफरेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी अब अलग से चैनल होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन पोटेशियम का चैनल। क्लियर। ये हाइड्रोजन भी कहाँ से आ रहा है, ब्लड के थ्रू इधर आ रहा है, तो ये पोटेशियम इसको भी दे रहा है, मतलब प्रोमोट कर रहा है, मतलब वही साइकिल जो है ना वापस चल रही है। तो पोटेशियम थोड़ा सा जो है ना रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है, और हाइड्रोजन एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो मेन प्रोसेस इसका क्या है, ये वाला है कि एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, Na के पंप इंक्रीज़ करवा देगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब सोडियम ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। तो ठीक है, बॉडी में नमकियात भी आ रही है और साथ पानी भी आ रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो एल्डोस्टेरोन का मेन मैकेनिज़्म ये हो गया। समझ आ गई ये सारी बात ना। तो अब इसकी वजह से अगर कोई ट्यूमर है या कोई एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है ऑफ द एल्डोस्टेरोन, तो उसकी वजह से क्या वजूहत हो सकती हैं। एक ये हो सकता है, आप देख रहे हैं सोडियम क्या ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो हाइपरनेट्रीमिया ये हो सकता है हमारी बॉडी में। और इसके अलावा जो है ना, ये ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो हमारी ब्लड में ईमिया बोल रहा हूँ, ठीक है, ईमिया मतलब इन द ब्लड की हम बात करें, सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया ना, तो हाइपरनेट्रीमिया। और उसके अलावा हाइपो पोटेशियम के साथ ईमिया मतलब कैलीमिया। हाइपो यहाँ से देखें, इस तरह ब्लड में इस तरह आके एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो हाइपोकैलीमिया हो गया। और हाइड्रोजन भी जो है ना ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारी ब्लड में क्या हो गया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। अल्कलोसिस क्या मतलब, अल्कलोसिस मतलब कि अल्कलाइन जो है ना, एक मिनट, अल्कलाइन जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एसिड और अल्कलीज बैलेंस होते हैं, बफर मैकेनिज़्म। जब ये नहीं, ये एसिड है तो ये नहीं होगा, तो ये डोमिनेट हो जाएगा, तो अल्कलोसिस। जब ये चला जाएगा और ये डोमिनेट होगा तो एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक और रिस्पायरेटरी इसमें डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो बात डिटेल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अब ये बात क्या याद रखें कि हाइड्रोजन जा रहा है तो ऑफ कोर्स अल्कली ज़्यादा हो गया तो अल्कलोसिस। ये 3 हो गए हैं। और उसके अलावा मैंने वाटर भी बोल दिया कि वाटर भी एक्स्ट्रा सोडियम के साथ ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इंक्रीज़ ब्लड वॉल्यूम, तो इसकी वजह से बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड पी क्यों इंक्रीज़ हो, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इसकी वजह से इंक्रीज़ हो गया। तो ये 4 इफ़ेक्ट्स इस तरह याद कर सकते हैं अगर हाइपर इंक्रीज हो गए। तो हम अब एगोनिस्ट क्यों देंगे, इन सब प्रोसेस को या स्टॉप करने के लिए, या अगर एक्सेसिव हो गया है तो इसको लिमिट में करने के लिए। तो एंटागोनिस्ट का पार्ट सारा इधर ही होगा। क्लियर हो गया। तो इस एगोनिस्ट वाले पोर्शन में मैंने एगोनिस्ट के भी बता दिए, साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए, एंटागोनिस्ट भी बता दिए। अब एंटागोनिस्ट कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो डिस्कस करते हैं सिर्फ। ओके, तो इस तरह करते हैं कि ये बस डायग्राम इधर ही छोड़ देता हूँ और हम एंटागोनिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। सब कुछ तो मैंने बता दिया है, सिर्फ बस ये थोड़ा सा जो है ना ये बात बतानी थी बस कि ड्रग्स कौन सी हैं और किधर जाके एक करती है। अब डायग्राम दोबारा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस तरह। ओके, तो कौन से हैं, एक है स्पाइरेनोलैक्टोन, एक है एप्लिरिनोन और एक है ड्रोसिपिरोन। ठीक, ये तीनों क्या है, दीज आर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिंग। क्या, पोटेशियम
स्पेयरिंग डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होते हैं? जो जाके जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल पे जाके जो ना एक्ट करते हैं। तो पोटेशियम स्पेयरिंग, तो पोटेशियम को मतलब स्पेयर कर रहे हैं, क्या मतलब? ये जाके सारे क्या किधर ऐड करेंगे? ये सारे जाके एक्ट करेंगे इस रिसेप्टर पे। आप ख़ुद सोचें, जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है तो ये सोडियम जो इधर था ये अंदर जा सकेगा? नो। जब ये जाएगा नहीं, इधर कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी नहीं, तो उसके ऑपोजिट में पोटेशियम भी बाहर जाएगा नहीं। तो ये फुल प्रोसेस रुक गया है, ये फुल रुक गया है, ये रुक गया है। तो पोटेशियम को स्पेयर कर रहे हैं। स्पेयर मतलब इस वाले पोटेशियम की डायरेसिस स्पेयर करें। डायरेसिस क्या मतलब कि यूरिनेशन। यूरिनेशन ये जाके इधर से जाके जो इधर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था वो जाके यूरिन में जो है ना पोटेशियम जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में पोटेशियम डिक्रीज़ हो गया था, क्योंकि सारे इधर जाके बाहर फेंक रहे थे। तो ये हाइपोकैलेमिया ख़त्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये अब एक्सक्रीट आउट हो गए नहीं। और इसके अलावा जो ये सोडियम की जो हमारी ब्लड कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, सोडियम एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो ये भी प्रिवेंट हो गया। सोडियम के साथ वाटर भी डिफ्यूज़ हो रहा था, तो हाइड्रोजन ज़्यादा था, तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था, तो वो हट गया वो भी। और जब पोटेशियम ही इधर प्रॉपर हायर कंसनट्रेशन में नहीं होगा, तो ये हाइड्रोजन भी जो है ना डिफ्यूज़ और प्रॉपरली नहीं होगा, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी प्रिवेंट कर दी। तो इस सारे प्रोसेस को स्टॉप किसने किया? सिर्फ एक रिसेप्टर ने किया। तो इसलिए एंटागोनिस्ट यहाँ पे इस तरह ज़रूरी है। ये क्या है? दीज आर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं, लेकिन इसका काम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिज्म भी है। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था? ये इस रिसेप्टर को बना रहा था। क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, ये इस रिसेप्टर को एल्डोस्टेरोन बनाना था, तो इस रिसेप्टर की भी जाके एंटागोनाइज कर सकते हैं। तो मेन बात बस यही है कि इसी को कर लेंगे, ये भी डायरेटिक्स है, मतलब कि इसी को कर लेंगे तो ऑफकोर्स इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मेन इसलिए इस वाले को बंद करते हैं। इसके थ्रू फुल प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, तो हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो किधर चले गए? वो भी रिमूव हो गए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो है ना ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई समझ ना आई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज़।